नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज की हम लोग CDP की फटाफट 100 सवालों की क्लास को लेकर के चलते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस के आंसर वैसे तो मार्क्ड हैं, बट आगे से मैंने सोचा था कि ये हमारी PDF तैयार हो चुकी है, तो आगे से मैं फोकस ये करूँगा कि क्वेश्चंस के आंसर मार्क्ड ना हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए, ताकि अगर आपको वैसा सवाल अगर दिखता है पेपर में, तो मेनली आपको पेपर पास कराना मेरा फोकस है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे पुराने पर्सन हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनका मेन फोकस यही है कि पेपर पास करना है। तो प्रयास तो मेरा यही रहेगा कि आपको CDP में 30 नंबर गेन करा सकूं। इसीलिए मैंने यह क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसमें जल्दी से जल्दी और तेज़ी से तेज़ी में हम लोग 100 सवाल को पूरा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। 100 सवाल हमारे पहले पूरे हो चुके थे, तो आज हम लोग 1 क्वेश्चंस हो गए थे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी के लिए विद्यालयों, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सभी के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा तो कैसी होती है? समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। प्रभाव, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ ब्लैंक किसका है? ये प्रतिभा की बात करते हैं। ठीक है, गुण, अपसारी चिंतन की बात नहीं करते हैं, ना त्वरण की बात है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ब्लैंक से जुड़े प्रश्नों का अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो कैसे? सृजन यानी कन्वर्जेंट वाली, सृजन यानी सृजनात्मकता से रिलेटेड, जो क्रिएटिव होते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो उच्च योग्यता, उचित रचनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। उच्च क्षमता कट जाएगा, उच्च क्षमता कट जाएगा, उच्च क्षमता कट जाएगा। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि कक्षा बच्चों को हटाने के लिए नहीं, गलत डांटने के लिए नहीं, अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात। उत्तीर्ण उत्तीर्ण समान वर्गीकृत के लिए नहीं होते। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसकी बात करता है? अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेगा। ठीक, यानी डाइवर्ज यानी अलग अलग दिशाओं में सोचना। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा की बात करता है हमारा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता को कमी, लिखावट की बात आती है तो डिस्ग्राफिया होता है, अगर पढ़ने की बात होती है तो डिसलेक्सिया आपका होता है। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबद्ध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों का सम्मान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है? नहीं, गलत। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों के लायनविद वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है? नहीं। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें निशाना दिखाएं। बिल्कुल सही बात। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार विकार को निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है? अशांतकारी व्यवहार नहीं, डिस्ग्राफिया नहीं, संवेदी की एकाग्रता, हाँ, अक्रियाशील विकास की बात। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो पर्यावरण नहीं। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी ब्लैंक परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो किस प्रकार के? त्रिवृत्ति। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना चाहिए? सही है? नहीं। प्रगति के निरीक्षण बनने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, तो बिल्कुल सही चीज है। इनमें से कौन से अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, धारा प्रवाह रूप से बढ़ने और शब्दों को पलट कर जाने से में कठिनाई। ठीक है, यही अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों के में लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी बताए झलकती है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार है यह है कि समाज में विभिन्न जो है विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के, समावेशी होने की आवश्यकता, यानी सभी को साथ पढ़ाना, सभी को साथ
बढ़ाना और सभी को साथ बढ़ाने की बात यहाँ पर होती है। पाठचर्या ऐसी है जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने का, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो बिल्कुल सही बात है। ये राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 पर पृष्ठभूमि एक शिक्षा का प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए शिक्षिका अच्छे प्रश्न और पूछे, शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे नहीं, उत्तर पुस्तिका का अध्याय को क्रमवार पूरा करना नहीं, निरस्त एवं पाठ्य पुस्तकों को ध्यान केंद्रित करना नहीं। अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं तथा उनके वाले बच्चे 10 शब्दों साइट वाइज को आसानी पहचानने को समझते हैं नहीं, बच्चों को मानसिक विकार बंद होता है। बच्चे बुद्धिलब्धि नहीं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अधिगम अशक्तता वाले। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए, तो सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रहे हैं यानी स्टैंडर्ड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व भूलने का कारण है, पुनरावृत्ति का भाव भूलने का कारण, सीखने की मात्रा भूलने का कारण, शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, गलत चीज है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। दर्शन, ऐसा कोई दर्शन तो नहीं है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना, नहीं, अलग अलग किए जाने की बात नहीं होती। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, बिल्कुल सही बात। कक्षा से नहीं, उन पर ध्यान ना दें, बिल्कुल गलत बात। उन्हें बहुत से लिखित कार्य, बिल्कुल गलत बात। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ठीक है, यानी डिसलेक्सिया पठन कि बी को डी और वॉस को 100 पढ़ना, ठीक, 21 को 12 लिखना, इसमें चीजें होती। अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात। अलग संस्थान में डालें, बिल्कुल गलत बात। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बिना किसी विशेष प्रावधान के, बिल्कुल गलत बात। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधिर बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि विद्यालय सलाहकार से कहें कि बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें, बिल्कुल गलत बात। या बच्चे को उस स्थान पर बिठाएं जहां से शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के हाव भाव तौर पर दिख सके, बिल्कुल सही बात। उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा हर बार नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है, संकेत नहीं कर। बच्चे को डांट फटकार तो बिल्कुल नहीं करनी। एक शिक्षिका समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभाव पूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो कैसा, कक्षा का कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर, तो बिल्कुल सही चीज़ है यहाँ पर। शिक्षण कौशल, अच्छे कौशल अपनाकर उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं करनी। उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान तो बात ही नहीं करना। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने के लिए क्या करना, नहीं, सहानुभूति नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन वही है। अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं, नहीं, बहुत बुद्धिमान नहीं, कुछ भी नहीं कर सीखते, बिल्कुल गलत। अधिगम में कुछ बच्चों में संघर्ष, बिल्कुल सही बात। शिक्षिका बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहन कर सकता है, कैसे, उन्हें बहुत कल भी प्रश्न देकर, नहीं, बहुत कम प्रश्न नहीं देना। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, बिल्कुल सही बात। उत्तर कंठस्थ की बात नहीं करता है, प्रतिस्मरण आधारित प्रश्न पूछकर नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों के अध्ययन करने के अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही बात। उन्हें किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें पृथक नहीं करना है यहाँ पे आपको, ठीक, आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसा गलत है। ये केवल की बात गलत आ जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। नियम कैसे काम करता है स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, नहीं। समानता और अंतर देखते हुए स्थापित जनरेट एनालॉजीज करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना, नहीं।
विद्यार्थियों को एकाकी और प्रक्रियाओं यानी आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर को याद करने के लिए, बिल्कुल सही बात। फेनोमेना या अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए नहीं। यहाँ पे बात किसकी कर रहा था आपसे? कौन सा? समझ के लिए शिक्षण। समझ के लिए शिक्षण आपका क्या बढ़ाया है? एकाकी और प्रक्रियाओं द्वारा। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, प्रायर टू न्यू नॉलेज से जोड़ना, बिल्कुल सही बात। पूर्व पाठों को दोहराने का सही प्रभावी तरीका शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ है या किसी कक्षा में निर्देशन के लिए सुविधाजनक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना है। बिल्कुल सही चीज़ है। सीखने के किसी भी चरण पर सीखा संवेगात्मक कारकों का प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? आपका लॉ ऑफ इफेक्ट से, यानी सीखने का प्रभाव नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये तीन किसके नियम है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए नियम है। ठीक है, ये मेन नियम है थॉर्नडाइक के। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतर किया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री नहीं, गलत चीज। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, नहीं। कक्षा में आवधिक परीक्षा, पीरियोडिक टेस्ट की अपेक्षा करें, नहीं, गलत चीज। एक शिक्षिका या शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र या सामाजिक शास्त्र? देखिए यहाँ पे बात किसकी बात है? शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना। ठीक, अब क्षमताएं किस पे समझोगे? आप क्षमताओं को समझने के लिए क्या करोगे? बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ोगे। साइकोलॉजी कैसे रही? तो यहाँ साइकोलॉजी की बात कर नहीं रहा, साइकोलॉजी की बात कर नहीं रहा, मीडिया साइकोलॉजी की बात होनी नहीं है, एजुकेशन साइकोलॉजी ही आपका सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन ब्लैंक की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? तो अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? सीखना कुछ ऐसी सीख चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, बिल्कुल सही। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना था? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ऐसा नहीं है। अधिगम भी सीखने की एक हिस्सा, बिल्कुल सही बात। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मदद करती है, बिल्कुल। तीनों सही है। चौथा ही आपको थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? ठीक है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। सूचनाओं को याद करना नहीं, प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देना नहीं, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होना नहीं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही आंसर। महंगी और चमकदार एक्सपेंसिव ग्लॉसरी सहायक सामग्री नहीं, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकें नहीं, कहानी कथन पद्धति नहीं है। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं बनाना चाहिए? शैक्षिक संस्थान को ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम, एकमात्र संस्थान, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। सीखने के अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी किसकी है? कोहलर के द्वारा है। कोहलर क्या थे? गेस्टार्डवाद है, तो इसलिए गेस्टार्डवादी सिद्धांत है। पावलोव ने कुत्ते पर किया था, पियाजे ने बच्चों पर किया था। इसमें इन्होंने 4 स्टेज बताई थी, SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये बात करी थी। वाइगोस्की ने इन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, ठीक, अभिप्रेरणा क्या है आपका? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, नहीं। पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है, नहीं। डिफ्रेंशिएट तो करेगा ही नहीं। अनडायरेक्शनल, नहीं। विशेष रूप से यूनिडायरेक्शनल बात क्या? सोचने से सीखने वाले को प्रस्तुत करता, नहीं। नए सीखने वाले को अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता। बचपन से सांप्रतिक दृष्टिकोण, करंट व्यू की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यही सही है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय यानी प्रोएक्टिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सिम्पैथेटिक नहीं होनी चाहिए, यानी संवेदनात्मक नहीं, उदासीन नहीं। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तक पढ़कर, परिचर्या कर या प्रश्न पूछ कर, कई प्रकार से? तो कई प्रकार से।
निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा एक अच्छा अध्यापक है? अध्ययन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, विद्यार्थियों को शायद सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो यही आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे। तो प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो त्रुटियों अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ठीक है, यही आपका बेस्ट है। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है। विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, ये भी नहीं कहना आपको। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? तो बोला कौन सा सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम की बात करो तो यही आपका सर्वोत्तम है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल रही। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट के हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। उदाहरण कैसा है? श्रृंखला अधिगम का है। ठीक है, अधिगम कर रहा है श्रृंखला के द्वारा। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? परिपक्वता एवं आयु। अध्यापक नहीं, समवयस्क नहीं, संचार के साधन नहीं। अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण क्या है आपका? भागने की प्रवृत्ति नहीं, अशांत ऊर्जा नहीं, अवधान संबंधी बाधा। रचनात्मक लेख कंस्ट्रक्टिव एसे का नियोजन प्लानिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? केवल उन छात्रों ने, केवल उन छात्रों, केवल 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 सारे ही गलत हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका? सभी छात्रों के लिए। सीखने के लिए कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा व उपलब्धि का भी प्रेरणा, उत्सुकता व इच्छा शक्ति, सभी चीजें होती हैं तो इसलिए क्या आ जाएगा? सभी। सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करता है पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो किसकी बात करता है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात कर रहा है। तो ये विकासवादी नहीं होगा, व्यवहारवादी होगा। व्यवहारवाद की बात सबसे पहले किसने कही थी? वॉटसन ने, जेबी वॉटसन के द्वारा। शिक्षार्थियों को ब्लैंक के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ एक्टिव रूप से अंतःक्रिया करने के लिए करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, बिल्कुल सही बात। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने की बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन ब्लैंक के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी का खेल है, दत्त कार्य आपका है, सत्र परीक्षा नहीं। कौन सा रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है? ये सत्र परीक्षा आपकी किसमें आ जाएगी? ऐसे में आ जाएगी। ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट में। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद ब्लैंक हो जाना चाहिए। सघन अभ्यास कर नहीं, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना नहीं, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना नहीं, समुचित उपचारात्मक कार्य। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, सभी तो सभी आ जाएंगे। ब्लैंक को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो यही अच्छी चीज है। आप एक अति सक्रिय बालक हाइपर एक्टिव चाइल्ड को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो हाइपर एक्टिव श्याम पट्ट की आधी साफ करने को काम देंगे। यही यही है उसको लाने के लिए। जो कक्षा में कोने बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, नहीं पहली पंक्तियों में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर, नहीं कड़ी नजर की बात नहीं करना, कोई नहीं तो होगा ही नहीं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, सीधी सी बात है, इग्नोर करना नहीं है। बच्चे की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए, नहीं गलत चाह। ये शिक्षक फुर्सत में हो, नहीं जब विद्यार्थी फुर्सत में, नहीं जब कुछ समय पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बिल्कुल बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता एजुकेशन कोड का, अध्यापन विषय एवं बाल, ये ज़्यादा बेहतर, इसमें दोनों ही आपके आ गए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, सभी होना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रायोगिकता कंपटीशन को नहीं, कॉपरेशन को सहयोग देता है। रिविलरी की भावना नहीं, प्रतिद्वंदी भावना नहीं, न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल करना नहीं, गलत चीज। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, यही अच्छी चीज है। आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, धार्मिकता पे नहीं जाना है, मूल शिक्षा मूल्यांकन नहीं करना है आपको। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता, बिल्कुल।
औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है, बिल्कुल। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल। शिक्षण अनुदेशन है, नहीं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो बाल अपराध तो करता है, कमजोरों को डराने वाला भी करता है, भगोड़ापन है, ट्रूनेसी भी होता है आपका, और टिप्सवालीनता नहीं होता है। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ समृद्धि कार्यक्रमों के द्वारा, बिल्कुल। अच्छे अच्छे उनको कार्यक्रम प्रोवाइड कराने की कोशिश किया जाएगा। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, निर्देश निर्धारित कर, श्याम पट्ट का प्रयोग कर, या आपका दृष्टांत उदाहरण के द्वारा छात्रों को सक्रिय भाग दो। चारों ही सही है आपके, सभी हो जाएंगे। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति नहीं है, मतलब उसे उच्च अधिकारियों के संपर्क होना चाहिए, नहीं। उसे प्राप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या हल कर सके, बिल्कुल सही है। छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण नहीं हो, अथॉरिटिज्म नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य में आनंद आता है, बिल्कुल सही बात है। ये कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित है, बिल्कुल सही। चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल। हमेशा सफल होना, यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्यापन के लिए बाध्य करेंगे? उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं। चेतावनी देंगे? नहीं। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, बिल्कुल सही बात। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो प्रतिशिक्षित कहलाता है, यानी अभ्यस्तता कहलाता है। मानसिक रूप से स्वास्थ्य अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? अभियोगिता का विकास होता है। शिक्षा का किंडरगार्टन सिस्टम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो किंडरगार्टन की जब बात आएगी तो कौन है? फ्रोबेल है। मोंटेसरी ने खेल विधि दी थी। पुरस्कार एवं दंड है तो क्या है? प्रतिम प्रेरक है, या मोटिवेशन है एक प्रकार का, कि बच्चे को अगर पुरस्कार दोगे, दंड दोगे तो क्या है? मोटिवेट करता है बच्चे को। वो कैसा है? प्रतिम प्रेरक है। सकारात्मक दंड, पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो मित्रों के द्वारा उपहास, यही पॉजिटिव हो जाएगा। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, नहीं। मीन मेक निकालना, नहीं। सभी नहीं होगा। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो शास्त्रीय अनुबंध, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है? खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है, फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। तो बिजली कड़कना ये क्या है? जब गर्जना सुनकर उछलता है तो ये क्या है? उछलना, इसका क्या आ जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन है, क्योंकि उसको देख करके उसको एक आभास हो गया कि कड़क रही है, इसका मतलब डर है, डर बैठ गया। निम्न में से कौन सा कथन प्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? लक्ष्य की ओर ले जाता है, यही आपका उपयुक्त नहीं। व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता, सही है। मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करता है, सहायता करता, बिल्कुल सही है। व्यक्ति को अप्रिय स्थान से दूर रखता है, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना? दबाव, यही नहीं करना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा एवं दोषारोपण, बिल्कुल बाह्य में आ जाएगा आपका। प्रतिद्वंदिता, ये भी बिल्कुल बाह्य में आ जाएगा। पुरस्कार एवं दंड, नहीं। ठीक है, ये समावेशित नहीं किया जाएगा। परिणाम ज्ञान, ये भी आपका क्या हो जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यही आपका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत कर रही हैं। सीखने के लिए आकलन बात करता है, आकलन के लिए सीखना नहीं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की बात होगी यहाँ पर। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ बिल्कुल, जीवन के साथ बिल्कुल, प्रकृति के साथ बिल्कुल, तो सभी के साथ। संवेगो, इमोशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मूल प्रवृत्तियों से हुई है। ठीक, जैसे डर आपका संवेग है। मैकडूगल के साथ मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो मैकडूगल के अनुसार किसकी बात कर रहा है? मूल जिज्ञासा की बात कर रहा है। जिज्ञासा से क्या होगा? आपका आश्चर्य होगा। ठीक है, तो आश्चर्य हो जाएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक, सीखने के नियम की बात करेगा
तो सीखने के नियम कितने बताए गए थे? टोटल 8 बताए गए थे। ठीक है, कितने बताए गए थे? 8। इसमें से क्या थे? 3 मुख्य थे, बाकी के 5 क्या थे आपके? गौड़ थे। ठीक है, 3 नियम मुख्य थे और 5 क्या थे? गौड़ थे। नियम में कौन? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ, अभी आपने थॉर्नडाइक के नियम, जो नियम मुख्य नियम पढ़े थे, वही आपके 3 नियम है, इस पे आ गए। सीखने के नियम कौन से थे? थॉर्नडाइक के द्वारा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो पियाजे ने बोला था ये। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना। ठीक, कंस्ट्रक्ट नॉलेज, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट ओन नॉलेज, उसी की बात किसने बोली थी? पियाजे ने। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से है। व्यवहारिक सिद्धांत की बात कर रहा है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये भी है आपका व्यवहारवाद। स्किनर, तो स्किनर व्यवहार से वैसे भी है। पावलोव भी व्यवहारवाद से रिलेटेड नहीं। प्रबलन सिद्धांत भी आपका इसमें ही आ जाएगा। प्रबलन सिद्धांत मुख्य रूप से अगर आपको कौन सा जगह दिखेगा, स्किनर भी दिख जाएगा, या प्रबलन का सिद्धांत CL हल ने भी बात करी थी, तो सभी हो जाएंगे आपके। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर, सभी के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? खेलना जन्मजात नहीं होता है, प्रशंसा जन्मजात नहीं होता, क्रोध जन्मजात नहीं होता, निद्रा, नींद आना जन्मजात होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित नहीं, चुटकुले सुनाना नहीं, बिल्कुल गलत बात। आराम करना चाहिए नहीं, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। स्मिथ ने शिक्षण की विधि प्रक्रिया ट्राई डायमेंशनल प्रोसेस के कार्यवाहक माना है। किसको? टीचर को माना है। ठीक है, शिक्षण जिसमें इन्होंने टीचर को मुख्य, ये ट्राई माना था इन्होंने, टीचर को इन्होंने मुख्य रखा था यहाँ पे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। और वैसे मैं जान रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैं कम से कम आपको 800 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं आपको रिवीजन के लिए कुछ क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें वन लाइनर टाइप के मैं रिवीजन आपको कराता जाऊंगा। तो मेरा एम यही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा देना, ताकि अगर आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर ऑटोमेटिक वहाँ पर याद आ जाए। ठीक है, बाकी समझाने के लिए मेरी क्लास जब में चल रही है तो आप उनको देख सकते हैं, आप उन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आपको एक ही टॉपिक प्रॉपर पढ़ना हो तो मैंने उस क्लासेस को आपको प्रोवाइड कर रखा है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस यहीं तक।